जी अब्दुल्ला साहब, आपको चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमने इससे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है पहला पार्ट कर चुके हैं। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको सिलेक्टिव चीज़ें मैं बता देता हूँ। सेक्शन हमने इन पहले इसके 5 हेड्स ऑफ इनकम किए थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तक हमने इसको क्लोज किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 41 है। बेसिकली ये पार्ट आपका जो कि 7 है चैप्टर 3 का। इसमें जितनी भी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं या टैक्स कंसेशन जो अलाउड की गई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, वो यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 41 से लेकर 55 तक। एक तो ये आपने रेंज मेमोराइज करनी है, सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 55 तक ये एग्जेम्पशन है। अब जो एमसीक्यूज के हवाले से मैं चीज़ें आपको मार्क करवा दूंगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्रीकल्चर इनकम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर एक दो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या चीज़ है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये एग्जेम्प्टेड इनकम है लेकिन सब्जेक्ट टू कि इसके ऊपर प्रोविंशियल अथॉरिटीज में यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इसके ऊपर टैक्स पे किया गया हो तो आपने एमसीक्यूज के हवाले से इसमें सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2 जो है इसमें एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन या मेमोराइज करनी है, यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। प्लस ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जेम्प्टेड है या नहीं। अब इसका सब सेक्शन 1 बताता है कि ये एग्जेम्प्टेड है, नीचे वो इसका बताता है कि ये वाली एग्रीकल्चर इनकम है क्या चीज़ है। इसी तरह आगे जी डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशन है, सेक्शन 42 है। उसमें जितने भी इन्होंने डिप्लोमेट्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के या वो जो पाकिस्तान में आप कह लें कि सर्विसेज दे रहे होते हैं, जो फॉरेन होते हैं या पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं जो बाहर जाके जॉब कर रहे होते हैं, तो इनको इस तरह एग्जेम्पशंस होती हैं। इसका सब सेक्शन 3 आपने देख लेना जी, सेक्शन 42 का सब सेक्शन 3। प्लस जो मैंने पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाई हुई है वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आसानी से मैंने इनकी इंटरप्रिटेशन की हुई है, वहाँ से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इनको भी एग्जामेशन होती है। सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने फोकस करना है स्मार्ट स्मार्ट स्टडी करते हुए, आपने इन चीज़ों को मेमोराइज करना है कि सेक्शन 43 में ये एग्जामेशन की लिस्ट क्या है, सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 55 तक ये हेडिंग्स क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन तमाम हेडिंग्स में एग्जामेशन अलाउड है। तीसरी बात आ जाती है कि जैसे एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन आपको बता दी, और कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो बीच में आपको मैं बता दूंगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के हवाले से बात होती है कि जब दो गवर्नमेंट्स के दरमियान आपस में टैक्स ट्रीटी साइन हो जाता है तो उस दौरान भी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर एग्जामेशन अलाउ होती है, और ये फेडरल गवर्नमेंट करती है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। इसको सिंपल आप रीडिंग कर लें, यहाँ से इतना इनफ है आपके लिए। उसके बाद जो सेक्शन 45 है प्रेसिडेंट ऑनर्स, सिंपल एक दफ़ा इसकी रीडिंग इनफ है। जो आपने यहाँ पे चीज़ आप कहने की फुली एंड फुल एंड फ्लेज मेमोराइज करनी है, वो इसकी हेडिंग्स आपने मेमोराइज करनी है। सेक्शन 46 है जी, ये भी एग्रीकल्चर इनकम की तरह इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थॉरली स्टडी करना है, इसके ऊपर एमसीक्यूज एक आधा लगता है। सेक्शन 46 48 ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपने सिंपली मेमोराइज कर लेनी है। सेक्शन 49 में गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, फेडरल आपकी गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स। फॉरेन सोर्स इनकम जी ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसकी एग्जामेशन यहाँ पे इन्होंने इसको आपने थॉरली स्टडी कर लेना है। इसके ऊपर फॉरेन सोर्स इनकम जो है इसके ऊपर एमसीक्यूज जांच, पहला मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा बताया प्रॉफिट और रेंट डेट, और तीसरा ये आपको फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। इस को आप सिंपली एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, उस लेवल तक ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके प्रॉफिट ऑन डेट और एग्रीकल्चर इनकम है। सेक्शन 51 जी, सिंपल इसकी रीडिंग इनफ है। सेक्शन 53 सिंपल रीडिंग। सेक्शन 53 वो फर्दर आपको रेफर कर रहा होता है कि जितनी भी चीज़ें सेकंड शेड्यूल्स में आपको एग्जाम्पशन मिली हुई होंगी वो सारी एग्जेम्प्टेड होंगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो ये सेक्शन 53 है जी जो आपको रेफर करता है एग्जाम्पशन के वाले से सेकंड शेड्यूल में।
यहाँ तक आपने ये सिंपल रीडिंग करनी है, थोड़ा सा लेंथी चीज़ें हैं, आप इनकी जस्ट जो है मेन मेन हेडिंग्स मेमोराइज कर लें, वो इनफ है आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी यहाँ पे आपको बता दी, जिनको अपने थॉरली हर चीज़ लाइन बाय लाइन मेमोराइज करनी। सेक्शन 54 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक्शन 55 को सिंपली रीडिंग कर लें। उसके बाद ये आपका सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस, ये चीज़ें आ गई हैं। इनको थोड़ा सा मैं आपको सर्च आउट करता हूँ, अगर मेरे पास इनकी पावर पॉइंट्स में स्लाइड्स अवेलेबल हैं तो ये टॉपिक आपका वहाँ से बेहतरीन हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, लॉसेस की मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई हुई हैं, यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा केयरफुली करना है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स और किस तरीके से आपने मेमोराइज करना है, ताकि फुल और फ्लैज आप पढ़ने बैठ गए, इतना टाइम नहीं है अभी। आप जस्ट ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा जी, सेक्शन 56 है जी। सेक्शन 56 जो लॉसेस को डील करता है, 56 से ये लॉसेस की जो रेंज है ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। सेक्शन 50 पहले एग्जाम्पशन टैक्स कंसेशन की, सेक्शन 41 से लेकर 55 की, फिर लॉसेस की जो सेक्शन की रेंज है ये आपको 56 टू 59, ये चीज़ें एज इट इज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब सेक्शन 56 है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बात ये करता है कि किसी भी हेड ऑफ इनकम का, इसका सब सेक्शन 1 है, वो कहता है सेट ऑफ का मतलब है कि आपको एक जगह पे लॉस हुआ, उस लॉस को आपने कौन सी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है उसी साल के अंदर। एक ही टैक्स ईयर की बात हो रही है, उसी साल में आपको लॉस हुआ, उसी साल में उस लॉस को आपने कौन सी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है या सेट ऑफ करना है। तो ये इसका सबसेक्शन 1 वो कहता है द लॉस अंडर, मेरे पावर पॉइंट की स्लाइड्स यहाँ पे वहां से ये अभी स्टडी कर रहा हूँ, आपके पास खूब से ये रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। द लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर हेड ऑफ इनकम। वो कहता है किसी भी हेड का लॉस जो है वो किसी भी हेड की इनकम, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम हमने पढ़े हैं, वो कहते हैं किसी भी हेड का जो लॉस है वो किसी भी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है मास वाइज सैलरी के। तो किसी भी हेड का जो लॉस होगा, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा रिमेनिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम है, उनका लॉस आप उन चारों के अगेंस्ट तो सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के अगेंस्ट कोई लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसमें यही चीज इंपॉर्टेंटली इंटरप्रेट कर दिया गया। उसका सब सेक्शन 2 है जी, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट इफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन अ टैक्स ईयर देन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। वो कहते हैं जी, अगर ये सब सेक्शन 2 जो है इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाती है, इसको केयरफुली आपने स्टडी करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं ना। वो कहता है कि अगर इस प्रो इसमें यानी कि इस सेक्शन जो 56 वाला ये जो पार्ट है, सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक, कहाँ पे अगर कहीं पे अगर प्रोवाइड किया गया है तो फिर तो बात ठीक है। अदरवाइज कोई भी जो लॉस है वो अगर उसी साल के अंदर, जिस साल का लॉस है, अगर वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक कि कोई सेक्शन आपको अलाउ ना करे। तो आगे जाके हम जैसे चल के फर्दर सेक्शन में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि कौन सा लॉस कब आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो प्रॉपरली सेक्शन ने प्रोवाइड किया होगा। तो ये सब सेक्शन 2 आप स्किप कर सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू की वजह से। सब सेक्शन 3 है जी, सस्टेनिंग लॉस इन इनकम फ्रॉम बिजनेस and any other head of income, then loss of income from business shall be set of loss। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। सब सेक्शन 3 है ऑफ सेक्शन 56 का, वो ये कहता है कि जब आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर आपको लॉस हो गया और किसी और भी हेड में आपको लॉस हुआ, यानी कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या आप कह लें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो गया या कैपिटल गेन में लॉस हो गया और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आपको लॉस हो गया,
तो सबसे पहले जो है आप अदर हेड का वो जो लॉस होगा वो सेट ऑफ करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला सबसे एंड पे जाके आप सेट ऑफ करेंगे। यानी कि या एक से ज्यादा आपको हेड्स में लॉस हुआ, साथ ही इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी लॉस हुआ, तो ये सब सेक्शन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि जनाब आपने अदर हेड्स वाला जो लॉस है वो पहले सेट ऑफ करना है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला जो लॉस है वो सबसे एंड पे आपने सेट ऑफ करना है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसने करती है। सेक्शन 56A है जी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स में ये पॉइंट्स इंसर्ट किए हुए हैं। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको मैंने यहाँ पे ब्रीफ नहीं किया होगा। इसी तरह सेक्शन 56 आपने स्टडी कर लेना है। उसमें कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन होटल के बिजनेस की वो बात करता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 56 और 57 के। अब अगली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के हवाले से, वो सेक्शन 56 में उसने प्रोवाइड किया कि आपने कब कोई लास्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। सेक्शन 56 57 का सब सेक्शन 1 और 2 जो है वो ये कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 6 tax years नेक्स्ट टैक्स ईयर टू सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। कि आपको कोई बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस से कोई भी लॉस हुआ है, वो नेक्स्ट 6 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसको सेट ऑफ आप सिर्फ कहाँ से करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही सेट ऑफ करेंगे। तो ये सेकंड आपका एमसीक्यूज है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज बनता है वो नंबर ऑफ ईयर्स के हवाले से बनता है। इसको आपने मेरी दफा यही एमसीक्यूज बना हुआ था, और यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट ये आता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो बिजनेस लॉस है उसको नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेक्शन 56 और 57 का सब सेक्शन 1 और 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। सेक्शन 57 का 2 भी है, इफ रेजिडेंट कंपनी engaged in hotel business commencing on or after 1 जुलाई 2020। ये कम जुलाई 2020 के बाद कोई भी लोकल पाकिस्तानी की कंपनी थी उसने होटल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो भाई वो वाला अपना जो बिजनेस का लॉस है वो 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये दो बातें यहाँ पे आपने इनके नोट्स बनाने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, और ये बहुत सारे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बनते हैं। सेक्शन 57 का सब सेक्शन 3 है जी, सिंपल सी वो बात करता है कि पिछला लास्ट सबसे पहले सेट ऑफ किया जाएगा। सेक्शन 57 का सब सेक्शन 4 है जी, लास्ट एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन सेक्शन 22 टू 24। ये सेक्शन 22 और 24 वाली वो बात करता है जी डेप्रिसिएशन और अमार्टाइजेशन के हवाले से। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा ऑर्डिनेंस से भी, और एक दफ़ा इधर स्लाइड से भी देख लीजिएगा, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 57 में सेक्शन 50 सब सेक्शन 5 में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करता है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंटिंग वाले में भी इसको जानते हो जिनका फाइनल अकाउंट्स वगैरह जिनमें पड़ा हुआ है। ये वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है जो आपकी की रेंटल इनकम कम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई है, तो अब आपने डेप्रिसिएशन उस साल में उतनी उस लिमिट तक चार्ज कर सकते हैं जितनी आपकी रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी की। अब रिमेनिंग जो फर्ज करें 15,000 आपकी रेंटल इनकम है और आपकी डेप्रिसिएशन 18,000 उस ईयर में कैलकुलेट होगी, पर एनम की बात करो, तो अब जो रिमेनिंग 3,000 आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, ये आप आगे फर्दर नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है ये आप मेमोराइज कर लें, और इसको देन द डेप्रिसिएशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस। वो कहते हैं डेप्रिसिएशन को आप बाद में सेट ऑफ करेंगे, पहले जो लॉसेस हैं उनको आप सेट ऑफ करेंगे, यानी कि लॉसेस जो लॉसेस हैं उनको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर तरजीह हासिल है। आपने पहले लॉसेस सारे सेट ऑफ करने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स वाली जो डेप्रिसिएशन है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, कोई क्वेरी है तो आप चैट में कर सकते हैं प्लीज।
जी स्टूडेंट एक क्वेरी आई है, इसको देखते हैं। जी मैं सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। अच्छा जी। नेक्स्ट जी सेक्शन 57A है अमालगमेशन की, वो बात करता है जी जब आपको अमालगमेशन हो रही है। एक तो आपने अमालगमेशन की जो डेफिनेशन है इसको गूगल भी कर लेना है और इस ऑर्डिनेंस में अपने कंट्रोल एफ करके सर्च करना है। अगर अवेलेबल हुई तो फिर आप कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको गूगल से भी कर लीजिएगा। सेक्शन 57A में assessed loss excluding capital loss other than brought forward and capital loss of the amalgamating company shall be set off against business profit and gains of amalgamated company in the year of amalgamation. The unadjusted loss shall be carried forward for 6 years. ये 6 years की यहाँ पे बात करता है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज अमालगमेटिंग कंपनी के हवाले से जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मे बी एमसीक्यूज लग जाए, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जी अमालगमेशन कंपनी, अमालगमेशन के प्रोसेस में 6 years हैं जी। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो है यही इंपॉर्टेंट है, यही से एमसीक्यूज बनते हैं। जस्ट इन चीज़ों को आप मेमोराइज कर लें। सब सेक्शन 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 57A का जी। इसका सब सेक्शन जो 1 और 2 इम्पोर्टेंट है, जस्ट इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। सेक्शन 58 है जी कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस का। इसका भी 6 years तक है, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो जस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। कैपिटल लॉसेस हैं जी, उनका भी 6 years तक है कि आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अमालगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी का है वो भी 6 years से है जी। यहाँ पे ये स्लाइड रिपीट हो रही है, 59(2) तक है जी। 59 सेक्शन 59 जो है वो कैपिटल लॉसेस को डील करता है, तो उसमें भी उसने कैपिटल लॉसेस जो है वो आपके 6 years तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। नीचे ये स्लाइड दोबारा रिपीट हो रही है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये लॉसेस वाला टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें से 4-5 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड जो होते हैं वो मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसके हवाले से आपने इनको मेमोराइज करना है प्लीज। सेक्शन 59 हो गया। उसके बाद जी हम सेक्शन 60 जो है इसको अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिडक्टिबल अलाउंसेस, ये मैंने आपने पहली क्लास में भी आपको थोड़ा सा बता दिया था। जब आप सेक्शन 9, 10 और 11 स्टडी करते हैं तो वहाँ पे इनकी बात होती है। ये डिडक्टिबल अलाउंसेस होते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल ने या कंपनी ने ये चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे कि ज़कात प्रोवाइड की, वर्कर्स वेलफेयर फंड प्रोवाइड किया, तो उनको टैक्स में से क्रेडिट दिया जाता है। इनकी रेंज सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 66 तक है जी। इसकी मैं स्लाइड्स देखता हूँ, अगर अवेलेबल हैं तो वहां से भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। जी इनकी भी स्लाइड्स हैं टैक्स क्रेडिट के हवाले से। ये एक तो सबसे पहले जैसे कि आपने एग्जामिशन को मेमोराइज करना है, इनकी प्रोविजंस वाइज, यानी कि सेक्शन 60 किसको डील करता है, 60A किसको डील करता है, ये इस तरह आपने चीज़ें मेमोराइज करनी है। इनकी डिटेल में एमसीक्यूज मेरा नहीं ख्याल के लगते हैं, और ना ही हमारी दफ़ा ऐसे कोई एमसीक्यूज लगे थे, लेकिन ये लिस्ट आपको श्योर शट प्रिपेयर होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। डिडक्टिबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट में डिफरेंस है जी। डिडक्टिबल अलाउंसेस ये होते हैं कि आपने कोई ज़कात वगैरह पे की तो उसके बिहाफ पे आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस, यानी कि आपने जो डिडक्टिबल अलाउंसेस होते हैं टोटल इनकम से इनको माइनस करते हैं, और जो टैक्स क्रेडिट होता है जी ये थोड़ा सा डिफरेंस आप क्लियर कर लें। डिडक्टिबल अलाउंसेस आप टोटल इनकम से माइनस करते हैं,
जबकि आपका जो टैक्स क्रेडिट है जो कि आपका सेक्शन 61 से स्टार्ट हो रहा है, ये सेपरेट टॉपिक है। टैक्स क्रेडिट ये आपका जो नेट टैक्स कैलकुलेट हो जाता है उसमें से आपको अलाउ किया जाता है। तो ये टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 61 जो है, इसकी स्लाइड्स बनी हुई है, आपको मिल जाएंगी सेक्शन 61 से लेकर 65 तक। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो जस्ट ये प्रोविजन आपने मेमोराइज करनी है, देखना है कौन सा सेक्शन किसको डील करता है, फिर टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिडक्टिबल का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद जी चैरिटेबल डोनेशंस हैं जी, जो और डोनेशंस जो आपने उसको इदारे को दी जो बोर्ड की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। अगर किसी एनजीओ को दी, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दी, अगर वो भी अप्रूव्ड है तो फिर आपको इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अलाउड है। इसको सिंपल स्टडी कर लीजिएगा कि ये टैक्स क्रेडिट आपको किस सिनेरियो में अलाउ है, इनकी कैलकुलेशन या इनके फार्मूले के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। सेक्शन 62 है जी टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। सिंपल इसकी आप जो रीडिंग कर लीजिएगा, इसका फार्मूला जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके ऊपर एमसीक्यूज लगे। थोड़ा सा आपको टैक्स क्रेडिट के वाले से बता देते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट पर्सन जो है वो इन सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि ये 3-4 नाम आपके सामने आ रहे हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, प्लस वो आप इसके अलावा अप्रूव्ड पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूट करता है। ये जितनी चीज़ें हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन को कहती है कि भाई अगर आपने इन पेमेंट में कोई पेमेंट की है या इनमें इन्वेस्टमेंट की है तो आप अपने टैक्स में से इतनी परसेंटेज के वाले से जो है अपना टैक्स माइनस मिनहा करके रिमेनिंग टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। तो टैक्स क्रेडिट जनरल कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया। यहाँ से इसकी डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से इतनी डेप्थ में एमसीक्यूज नहीं लगते, ये जस्ट आपको लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि टैक्स क्रेडिट में चीज़ें कौन कौन सी हैं। यहाँ से एमसीक्यूज जस्ट लगता है वो प्रोविजंस के बारे से करता है। और बाकी इनमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो आपको कहूँ कि इसके ऊपर आप फोकस करें। ये जो सेक्शन है जी ये न्यू प्रोविजंस है, सेक्शन 65F। इसको आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ना एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करता है। तो वहाँ पे मे भी हो सकता है क्योंकि हमारी कंट्री में अभी तक एनर्जी में काफ़ी शॉर्टफॉल है। तो इस बेस पे हो सकता है कोई एक आधा एमसीक्यूज लग जाए। जस्ट इसको सिंपल रीडिंग कर लीजिएगा। तो अभी कोई किसी की क्वेरी हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से, ताकि मैं अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा रिकवरी का वो आपको मैं करवाने लगूँ प्लीज। जी कोई क्वेरी है किसी के तो वो प्लीज बता दें। बस मुझे वो चैप्टर आप निकाल लेने दीजिएगा जो रिकवरी वाला चैप्टर है हमारा।
जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, आपको नोट्स मैं ईमेल कर दूंगा, आप ग्रुप में ईमेल एड्रेस अपना दे दीजिएगा, मैं आपको भी ही ईमेल कर देता हूँ। अच्छा जी, आगे आपका कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स के हवाले से आ जाता है जी। सेक्शन इसमें 137 है। ये बेसिकली एक ना जी इस नोटिस होता है जिसमें ड्यू डेट टैक्स पेयर को बताई जाती है कि जनाब आपने इतनी पेमेंट इस तारीख तक देनी है। जनरली आपको प्रैक्टिकली इसका बता देता हूँ कि जब भी किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई भी फैसला हो जाता है, असेसमेंट हो जाती है, उसको टैक्स लग जाता है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको नोटिस दे देता है। इसको हम डिमांड नोटिस बोलते हैं, वन सेक्शन 137 का, जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपके पास इतने दिन हैं, इतने दिनों में ये आप पेमेंट दें। नॉर्मली ये 30 डेज उसको इसमें प्रेस्क्राइब जो टाइम है वो 30 डेज का होता है। उसके बाद उस 30 डेज के अंदर अंदर उसने अपनी अपील भी अगर फाइल करना चाहे तो वो अपील भी फाइल कर देता है। उस 30 डेज पूरे होने के बाद हम नोटिस नेक्स्ट इसको इशू देते हैं रिकवरी के वाले से 138 का। तो 137 में सिंपली ये जो ड्यू डेट और उसको अमाउंट बताई जाती है कि जनाब आपने इतनी अमाउंट इतने डेज तक पे करनी है। ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि वन सेक्शन जो 137 है वो किस चीज को डील करता है। उसके बाद है जी रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी। ये 138 जी, इसकी जी अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर जो है, इसका कौन सा सेक्शन है। इन यहाँ पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि आपको इनकी प्रोविजंस की हेडिंग याद हो सेक्शंस की। 138(1) में हम इसको सिंपल एक नोटिस देते हैं कि आपने टैक्स प्रेस्क्राइब टाइम आपको दिया था, आपने टैक्स पे नहीं किया, दोबारा हम आपको एक नोटिस दे रहे हैं। अगर उसमें भी 138(1) का नोटिस जाता है, उसके बाद 138(2) में हम जाके उसकी अटैचमेंट या वन सेक्शन 138(2) में फर्दर जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है लॉ, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है, जिसमें अटैचमेंट होती है वन सेक्शन 138(2) में। अटैचमेंट ये आप इसकी क्लासेस A B C D ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने प्रॉपरली केयरफुली स्टडी करना है। यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है सेक्शन 137 का, और फिर 138 का सब सेक्शन 1 2, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बड़ा केयरफुली स्टडी करना है। यहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है मोस्टली। ये सेक्शन 138 सब सेक्शन 2 का जो ये प्रोविजंस है आगे जाके, ये इसकी जो सब क्लासेस हैं A B C D, ये आपने सही इनको रट्टा लगा लेना है। और उसके बाद जी जो आपकी आ जाती हैं रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसका सेक्शन कौन सा है। स्टेट इन बैंकरप्सी, बैंकरप्सी हो जाए तो फिर आपने रिकवरी कैसे करनी है, इसका सब सेक्शन 2 है जी। ये सिंपली वो लाइबिलिटी के हवाले से बताता है जी, पहले गवर्नमेंट का टैक्स पे किया जाएगा, उसके बाद उसकी सारी सेटलमेंट की जाएगी। इसी तरह जी सेक्शन 139 आपको बताता है कि आप एक ईओपी का जो मेंबर है या प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इनके अकाउंट से पैसे आप कैसे निकाल सकते हैं। ये इसका सब सेक्शन 1 जो है, इसमें आप सारी चीज़ मेंशन है, जो शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी के और डायरेक्टर ऑफ कंपनी के उनके अकाउंट से भी आप अटैच वगैरह कर सकते हैं। इसका सब सेक्शन 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 139 का। फर्दर इसमें आप चीज़ें स्किप कर भी सकते हैं। इसका सब सेक्शन 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 139 का सब सेक्शन 5, इसको अपलोड कर लेते हैं। फिर आ जाता है कि सेक्शन 140, इसमें अटैचमेंट होती है यानी कि बैंक से। इसका सिंपली कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। सेक्शन 140 में हम जो रिकवरी करते हैं कि फर्ज करें कोई भी डिफॉल्टर है, मिस्टर ए डिफॉल्टर है एफबीआर का इनकम टैक्स के हवाले से, तो अब उसके अकाउंट से पैसे निकाल, उसके पैसे किसी के पास भी पड़े हुए हैं, उसके पैसे किसी ने भी देने हैं। मतलब आप उसने किसी को पैसे अपना स्टॉक दिया हुआ है, वहां से उसने अपने उस स्टॉक के सेल्स की हुई है, तो वहां से अमाउंट रिसीव करनी है। बैंक में डिपॉजिट पड़ा है या किसी और अथॉरिटी के पास उसके कोई पैसे पड़े हैं या कोई एसेट पड़ा है, तो वो एफबीआर सिंपली वंस नोटिस इशू करता है 140 का उस अथॉरिटी को जिसके पास उसके पैसे पड़े हैं, तो वो फौरी गवर्नमेंट को या एफबीआर को तो उसका चेक या जो भी पी आर उनको बना देते हैं। नॉर्मली हम अपनी रिकवरी के हवाले से डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस चल रही है
कि बैंक्स में ज़्यादातर क्योंकि डिपॉजिट इजीली मिल जाता है लोगों का, तो सेक्शन 140 का जो नोटिस है ये बैंकर्स को इशू करते हैं। जिस ब्रांच में उनका डिपॉजिट हो वहाँ से उसके अकाउंट में से जितने भी पैसे हों वो फेडरल गवर्नमेंट के या एफबीआर के हेड में पे ऑर्डर इशू हो जाता है फ़ौरन, और वो जाके नेशनल बैंक में डिपॉजिट। तो ये सेक्शन 140 जो है ये बेसिकली अटैचमेंट ऑफ मनी के हवाले से है। तो कोई भी अथॉरिटी जो उस डिफाल्टर के अमाउंट जिसके पास पड़ी हो उसको ये इशू किया जाता है और वहाँ से रिकवरी की जाती है। लिक्विडेटर्स सिंपल इसको स्टडी कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ये सेक्शन 142 है जी, इसका भी सिंपल आप स्टडी कीजिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपने जी इससे ऑनवर्ड आगे जितनी है ये सिंपल स्टडी करनी है, इसमें कोई जो मेन पॉइंट एक एक इसमें सब सेक्शन होगा उसके बस आपने नोट्स बनाने हैं, इनको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रोविजंस का आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रोविजन किसको डील करती है। 146 तक जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सेक्शन 137, 138 और फर्दर आपका जो 140 है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन तीन सेक्शंस पे आपने फोकस करना है, बाकी की आपको प्रोविजन याद होनी चाहिए। आपके पास टाइम हो तो इनको स्टडी कर लीजिएगा डेप्थ में जाके, अदरवाइज आपकी प्रोविजन ही यहाँ पे इनफ है। तो इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है टॉपिक आज यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। अब इसका सेकंड स्केड्यूल जो है उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इशू आ रहा था, वो मैं आपको करवा देता हूँ कि 5 मिनट में। जी स्टूडेंट्स, कोई किसी की क्वेरी हो यहाँ तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से प्लीज़ आप कर सकते हैं। अभी कोई क्वेरी हो किसी की प्लीज़। जी क्वेरी हो किसी की उसके आप क्वेरी कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई क्वेरी हो आपकी प्लीज़ आप क्वेरी कर सकते हैं। जी हरी अप प्लीज़ स्टूडेंट्स। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं, उसके बाद क्लास खत्म कर दी जाएगी प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अभी सेकंड स्केड्यूल मैंने ओपन किया है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पेज नंबर 485 है। यहाँ पे टैक्स एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन के हवाले से जो कि सेक्शन 53 ने रेफर किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब इसमें आपने ये प्रोविजन स्टडी करनी है, जैसे कि आप इसकी प्रोविजन जो है 3 जी इक्विटी है, ये इसको देखते हैं। जी अपील्स का जो क्वेश्चन है वो सेल टैक्स से आता है, क्योंकि इधर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, वो जो एटीआई आर अपील्स के पास फिर एटीआईआर में वो सेक्शन 127 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, लेकिन वो यहाँ पे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो सेल टैक्स में आपने करना है, उसमें टाइम ड्यूरेशन के वाले से आता है जी आपका। वो इंशाल्लाह जब सेल टैक्स की क्लास होगी मैं कोशिश करूंगा आज इवनिंग में आपकी क्लास लगा के सेल टैक्स एक्ट आपका क्लियर करवा दूँ। उसमें टाइम ड्यूरेशन के वाले से लगता है जी, पहली अपील में कितना टाइम है, दूसरी में कितना, तीसरी में। आप सेल टैक्स एक्ट के कंटेंट्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी आप अपील का, जैसे ही आप ओपन अपील का देख लीजिएगा और कंसर्न सेक्शन जो है
सेल टैक्स में मुझे ज़बानी याद नहीं कौन सा सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से आप स्टडी उसको कर सकते हैं अगर अभी आप उसको करना चाहें। अच्छा जी, सेकंड शेड्यूल की ये चंद एक प्रोविजंस आपने देखनी है जो कि डायरेक्टली आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम से रिलेटेड है, जस्ट जहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। इसकी सब क्लास, ये इसकी क्लास 3, ये क्लास 5, ये आप ऑलमोस्ट आपने सिंपल स्टडी करनी है जी। ये देखें, इसकी क्लास 9 में मेंशन है कि एनी पेंशन जो है वो अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो एग्जेम्पशन है। ये क्लासेस आपने पढ़नी है जी सारी। अगर पेपर कंसेप्चुअल बना तो यहाँ से वो एमसीक्यूज दे सकते हैं। जी, क्लास 19 तक आपने इसको पढ़ना है, उससे ऑनवर्ड जो है क्लास 22 के कोई भी 22 आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। 23 भी इम्पोर्टेंट है। 20 23 तक, और उसके बाद आपने जी इसको आप जस्ट 23 तक, क्लास 23 तक इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपने इसको स्टडी कर लेना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई आप अगर इसमें क्वेरी अभी करना चाहते हैं कर लें, तो उसके बाद क्लास सेशन क्लोज कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन यहीं पे एंड किया जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने आपको कंप्लीट इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं, बाकी आप इसमें से फर्दर जो क्लास है इंशाल्लाह आज इवनिंग में या कल सुबह होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।